नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपका फरवरी माह में एग्जाम 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए हम विज्ञान विषय की आज देखेंगे आखिरी क्लास नंबर थर्ड। तीसरा वीडियो होगा क्योंकि हम पूरा कोर्स 3 वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आज हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जस्ट इससे पहले वीडियो हमने देखा था दूसरा वाला इसी विज्ञान विषय का, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट चाहे आप तो ले सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो 5वां जो इकाई देख रहे हैं, यहीं से लगभग चीजें आज हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमारी सारी चीजें हो चुकी हैं, पर उन सबको स्टार्ट करने से पहले जो प्रतिरोध चैप्टर है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोध प्रतिरोध को सबसे पहले समझिए कि होता क्या है। तो आप जानते हैं धारा जो है किसी भी वैद्युत परिपथ होता है उसमें धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध की गणना उसी के लिए हम करते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है श्रेणी क्रम में, एक होता है आपका समानांतर या समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, जैसा कि ये R1, ये R2, ये इस प्रकार से Rn तक या R3 भी हो सकता है। इसकी कोई एक निश्चित लिमिट नहीं है। तो R1, R2, R3 इस टाइप से दे रखा होगा और आपसे प्रश्न में लिखा होगा कि यहाँ पर जो वैद्युत परिपथ दे रखा है इसका श्रेणी क्रम में जो है तुल्य प्रतिरोध बताइए। इस टाइप के प्रश्न आएगा। सेम यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, समानांतर क्रम में या समांतर क्रम में इस प्रकार से आपका दे रखा होगा और वहां पर भी आपको R1, R2 की, R3 की वैल्यू दे रखी होगी और आपको मान जो है वो बताना होगा। अब एक चीज यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इन दोनों के सूत्र क्या होते हैं। मैं आपको सभी टाइप के अभी प्रश्न भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आते हैं। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितनी भी आपकी R की वैल्यू दे रखी हैं, अगर R3 तक दे रखी हैं तो R3 तक रखेंगे, इस टाइप से रहता है। समानांतर क्रम में क्या होता है, आपका 1 अपॉन के फॉर्म में हो जाता है, यानी 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी कि R की जितनी वैल्यू है उतना ही आप 1 2 3 4 5 6 रखते चले जाते हैं। तो सूत्र याद कर लीजिएगा। दूसरी चीज ये भी समझिए कि जैसे श्रेणी क्रम में है तो ये एक ही लाइन में आप देख रहे हैं जो वैद्युत परिपथ दे रखा है, तो एक ही लाइन में जो आपके इस प्रकार से R दे रखे हैं उसके लिए हम श्रेणी क्रम जो है लगाते हैं। पर जब समांतर की बात आती है तो जैसे दो लाइनें खींची तो उसके आमने सामने के, जैसे R1 है इसके सामने R2 है, R2 के सामने R1 है, तो इस टाइप के लिए हम समांतर क्रम यूज करते हैं। आपसे लिखा नहीं होगा प्रश्न में कि समांतर क्रम या श्रेणी क्रम, बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। आपसे एक चित्र बना होगा जिसमें समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों का मिक्स फॉर्म होगा। आपको स्वयं से पहचानना होगा कि कहां पर समांतर क्रम लगाएं हम और कहां पर श्रेणी क्रम। जस्ट इसी पर बेस्ड आपका जो प्रश्न है, तो आपका जो पेपर हुआ था हाल ही में नवंबर 2020 में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का, वहां पर यहां से प्रश्न पूछा गया था। आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिया गया था और पूछा गया था कि आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो उसको हम देखेंगे। पर इन दोनों चीजों को आपने समझ लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर। आपसे पूछा गया था इससे पहले वाले पेपर में सम एक प्रश्न पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाए, इसीलिए मैं अंतर आपको बता देता हूं। श्रेणी क्रम की अगर बात करें तो इस संयोजन में प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी से और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा होता है। समांतर क्रम में बात करें तो इस संयोजन में सभी प्रतिरोध के पहले सिरे एक बिंदु पर एक साथ जो है वो जुड़े होते हैं। पीछे जो आपने चित्र देखा था इससे भी देख सकते हैं, ये आपका साइड साइड से जो जुड़ा हुआ इसी के संदर्भ में लिखा हुआ है यहाँ पर। यदि आप देखेंगे कि जो श्रेणी क्रम था उसमें प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी से और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा होता है, पर इसमें अपोजिट तरीके से होता है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो इस संयोजन में प्रत्येक गतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, श्रेणी क्रम में कह रहा है। पर समांतर क्रम में क्या होता है, इसमें प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। तीसरे में अगर बात करें, पॉइंट 4 ही पॉइंट है, 4 आसानी से आप याद रख सकते हैं कि इसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न होता है और इसमें प्रत्येक जो प्रतिरोध है इसके सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है और चौथा कह रहा है इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। तो इसमें सबसे चौथा जो की पॉइंट है वो है तुल्य प्रतिरोध।
जो तीसरा वाला है इसमें विभवांतर भिन्न और इसमें विभवांतर समान। दूसरे वाले पॉइंट में कह रहा था जो प्रतिरोध है उसमें प्रवाहित धारा का मान जो है वो समान और इसमें जो है प्रवाहित धारा का मान भिन्न। और जो पहला वाला था वो बैटरी से जुड़े रहते हैं सिरे, इसमें एक बिंदु के एक साथ एक जुड़े रहते हैं। तो इतना आपका अंतर है, याद रखिएगा 4 ही पॉइंट है। बढ़ते हैं हम आगे अब न्यूमेरिकल की तरफ। जिस टाइप से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यहां पर पूछा गया है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब इसको आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो 90% प्लस चांसेस है कि इस बार भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि ये जो 2 ओम लिखा हुआ है और इसके बगल में 3 ओम लिखा है, ये दोनों एक ही क्रम में है। मैंने स्टार्टिंग में सबसे बताया था आपको क्या पहचानना है, 2 चीजें, एक आपका समांतर क्रम और दूसरा आपका श्रेणी क्रम। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर एक ही सीरियल में आपको ये दोनों प्रतिरोध दिखाई पड़ रहे हैं तो ये किस क्रम में है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो है आपका श्रेणी क्रम में है। एक ही, समांतर से कभी कंफ्यूज ना हो, सम मतलब आमने सामने, तो ये आपका तो एक ही क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो हम सबसे पहले इस श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, R बराबर R1 प्लस R2। अब यहां पर R1 की वैल्यू 2 ओम हो जाएगी यानी 2 लिखेंगे और R2 की वैल्यू जो है आपकी 3 ओम हो जाएगी यानी कि प्लस 3 लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। 2 और 3 मिलकर होता है 5। तो ये 5 जो है आपका, ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो भी निकल कर आएगा उसमें भी ओम लगाएंगे और साथ ही साथ जो यहाँ पर मान दे रखा है उसमें भी ओम। अच्छा, प्रश्न को आपको समझाना, पहला ही क्वेश्चन है तो यहाँ पर और सरल कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 ओम कर देते हैं ताकि आपको जोड़ भाग और आसानी से समझ में आए प्रश्न में। यहाँ पर भी आपका 2 हो जाएगा। तो पहले वाले में मैंने क्या कहा, इसमें भी ओम लगाइए प्लस, और यहाँ पर भी आप 2 ओम लगाइए और जोड़कर आपका 4 ओम जो है वो आएगा। ये जो R है इसका मान निकल कर आया और आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि श्रेणी क्रम जो है इसमें संयोजन करने पर या श्रेणी क्रम में जो है आपका तुल्य प्रतिरोध। अब आपका श्रेणी क्रम का निकल आया। अब इससे जो प्रतिरोध निकला है ये 4 ओम, यानी इन दोनों का एक फॉर्म निकल कर आ गया 4 ओम। अब आपको इन दोनों से मतलब नहीं है जो पहले था। अब इस 4 ओम को लेकर और इसके जो सामने 2 ओम दे रखा है, इन दोनों के बीच आप लगाएंगे समांतर क्रम या जिसको हम समानांतर क्रम भी कह सकते हैं। तो वो फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहां पर जो 1/R है ये आपको निकालना ही है, पर 1/R1 की जगह R1 क्या आपका हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस लगाएंगे और R2 की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे यानी कि 1/2 और साथ में दोनों में ओम भी लिखेंगे। ये चीज मैंने बताई। वैसे यहाँ पर आप भले ओम ना लिखें पर जो फाइनल आंसर आएगा उसमें ओम जरूर लिख दीजिएगा। यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मान तो आप ऑलरेडी वहां पर पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पर 1/4 है, ये 1/2 है, तो यहां से आप क्या लेंगे, एलसीएम। तो 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 एकन्नम 4 और 1 ऊपर गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा और प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 होता है, नहीं यहाँ पर तो 1 आएगा ना, 4 1 जा 1 1 1 जा, हाँ यहाँ पर आएगा 1। इस चीज को समझिए, 4 के पहाड़े में आपका कितनी बार में 4 जा रहा है, तो एक बार में जा रहा है और 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। फिर नीचे वाला जो 2 दे रखा है ये देखेंगे तो 2 दूनी 4 हो रहा है और 2 एकन्नम 2, तो यहाँ पर 1 + 2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3/4 ओम यहाँ से आएगा। परंतु ये जो वैल्यू निकल कर आई है ये 1/R की निकल कर आई है। आपको किसकी चाहिए, आपको चाहिए R की वैल्यू। तो R की वैल्यू के लिए आप इसे पलट देंगे तो 1/R को जब R आप निकालेंगे तो ये जो 3/4 ये पलट जाएगा तो 4/3 ओम आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन टाइप के प्रश्नों को करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा और किस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप कर भी ले जाएंगे। इस टाइप का एक प्रश्न हमने देख लिया। एक प्रश्न मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली वर्बली बता देता हूं कि जैसे इस जरूरी नहीं कि चित्र पर ही आधारित आपसे प्रश्न आए, आपसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। लिखा होगा कि 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इनके 3 जो प्रतिरोध आप देख पा रहे हैं इनसे प्राप्त आपका श्रेणी क्रम में
और साथ ही साथ समांतर क्रम में, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, इनका तुल्य प्रतिरोध बताइए। या इसी का पूछने का एक और तरीका हो सकता है, अधिकतम और न्यूनतम बताइए। तो यदि आप यहाँ पर लगाएंगे श्रेणी क्रम तो आप क्या करते हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हैं, फॉर्मूला पूरा लिखेंगे, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 3 4 5 1 6, यानी कि आर जो है श्रेणी क्रम में इसका जो मान है वो 6 ओम आ जाएगा। फिर यही आप फॉर्मूला समांतर क्रम के लिए जो आपका है वो भी लगा लेंगे और उसमें भी सेम तरीके से जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 1/1, या पहले वाले में 1/1, फिर 1/2 और फिर 1/3, 2 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ऊपर आपका जोड़ने पर 11 आएगा, तो 11/6 किसका मान आएगा, 1/r का, 11/6 ओम। और जब आप इसे पलटेंगे तो r की वैल्यू आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, 6/11 ओम आपका आंसर हो जाएगा। यही चीज मैंने दूसरा वर्ड भी यूज किया, क्या, न्यूनतम और साथ ही साथ अधिकतम। देखिए न्यूनतम की बात की जा रही है तो जब भी आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका मान अधिक से नहीं, यहां पर तो आप समांतर क्रम को लेकर जाएंगे क्योंकि न्यूनतम और अधिकतम दोनों पूछा जाएगा ना, तो न्यूनतम तो आपका हमेशा बटे वाली वैल्यू ही होगी, और जो अधिकतम है वो आप जोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा मान आपका जोड़ने पर ही आएगा सीधे सीधे, तो अधिकतम आपका हमेशा श्रेणी क्रम में जो है आएगा। तो इसी प्रश्न को अगर पूछा जाए कि 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के जो 3 संयोजन है उनके संयोजन से प्राप्त अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे कि अधिकतम प्रतिरोध हमें श्रेणी क्रम से जो है वो प्राप्त होता है, और R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आप सूत्र लगाएंगे, मान रखेंगे और जो आंसर है वो आ जाएगा। फिर न्यूनतम में भी लिख देंगे कि न्यूनतम प्रतिरोध हमें समांतर क्रम से प्राप्त होता है। यदि पूछा गया आपसे अधिकतम और न्यूनतम, वैसे तो पूछा जाता है तो समांतर या श्रेणी करके ही पूछा जाता है, या चित्र पर आधारित लिखा होगा तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, इस टाइप से जैसे पूछा गया है वैसे ही आपका लिखा होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया था नवंबर 2020 में पेपर में, वो सारी चीजें मैं पेपर में सॉल्व करा चुका हूं, इसलिए मैं उस चीज को यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वैद्युत बल्ब। यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं वैद्युत बल्ब। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मैं पूरा 100% प्रयास कर रहा हूँ कि कोई भी चीज आपसे छूटे ना और सारी चीजें आपको समझ में आए। मैं यहाँ फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक चीजें आपको उठाकर सारी दे दूं, क्योंकि लिखी तो हर जगह है, पहले भी मैं करा चुका हूँ, पर आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, वो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझ में आएगा तभी आप पेपर में लिख पाएंगे, तभी अच्छे से अच्छे आपके नंबर आएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक जो है वो अवश्य कर दीजिएगा। देखिए बात करते हैं वैद्युत बल्ब की। ये दो चित्र क्यों हैं? दो चित्र इसलिए हैं कि कई लोग ने ऑलरेडी इस चित्र की प्रैक्टिस कर रखी होगी उल्टा इस टाइप से, और कई लोगों ने इस तरीके से सीधे की प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो जो भी आपको ऑलरेडी पहले से आता है तो उसी को आप यहाँ पर देख लीजिए, और यदि नहीं आता है तो आप सीधे वाले को बना लीजिए, क्योंकि सीधे वाले में नीचे से क्रम से लेकर ऊपर तक सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जो ये छोटा छोटा भाग आप देखते हैं जो वैद्युत बल्ब होता है उसमें निकले रहते हैं बाहर की ओर, जो कि आपके एकदम जो सॉकेट होता है बल्ब का एकदम जाकर चिपकते हैं पीछे जाकर, उसे हम कहते हैं रांगा। और फिर जो ये बाहर की ओर साइड में पिन निकले रहते हैं जो कि आप होल्डर में फंसाते हैं किसी भी वैद्युत बल्ब को, इसे हम कहते हैं पिन। इस पिन के ऊपर का जो ये भाग होता है आप देखते हैं वो एल्यूमिनियम टाइप से होता है। यदि आपने वैद्युत बल्ब देखा होगा तो वो पीतल या एल्यूमिनियम की टोपी जो है हम इसे कहते हैं। जब चित्र बनाएंगे तो आप इस प्रकार से दर्शाएंगे भी, और चित्र कुछ लोग पूछेंगे पूछा जाता है कि नहीं, तो बिल्कुल पूछा जाता है। आप देखेंगे तो आपके प्रीवियस ईयर में 2017 बैच में आपका पूछा गया था वैद्युत बल्ब का चित्र, और 2017 बैच में यही वाला चित्र मैंने दिखाया था, और देखिए वही चित्र मैं आपको आज भी दिखा रहा हूँ। फास्ट डिवीजन वगैरह में मैंने कराया था, हर बच्चे ने एकदम सही चित्र बनाया होगा, मैंने ये सारी चीजें कराई थी। और वैद्युत भट्टी नहीं, वात्या भट्टी, परावर्तनी भट्टी, इससे संबंधित मैंने चित्र जो अभी 2020 में पेपर हुआ वहां पर कराए थे, तो वहां पर भी आपके क्वेश्चन भट्टी से रिलेटेड एक चित्र पूछा गया था। तो चित्र पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाता है। कांच का स्तंभ आप देखते हैं बीच में सेंटर में होता है। फिर सुचालक तार जो है ये वाला साइड में होता है, जो कि ये जाकर ऊपर की ओर जुड़ता है। फिर आप कहेंगे कि नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस इसमें भरी होती है। फिलामेंट का जो है आपका तंतु होता है, ये तो बहुत प्रश्न जीके में पूछा जाता है। और कांच का बल्ब, इस तरीके से आप इसे दर्शा सकते हैं। और चाहे तो इधर वाला चित्र भी आप देख सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि कोई गुरुत्व केंद्र से यदि स्वतंत्रता पूर्वक कोई चुंबक लटका दी जाए। चुंबक आप जानते हैं कुछ इस प्रकार से उसके अलग अलग ध्रुव सिरे होते हैं। तो चुंबक का जो सिरे होते हैं वो सदैव किस दिशा में ठहरते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आप कहेंगे उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर जो है वो हो जाते हैं। बस एक ये छोटी सी लाइन ध्यान रखिएगा, क्योंकि चुंबकत्व से संबंधित आपके कोर्स में दे रखा है कि गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक अगर कोई चुंबक लटकाई जाती है तो उसके जो सिरे होते हैं वो उत्तर दक्षिण दिशा में जो है वो स्थिर हो जाते हैं। अच्छा, चुंबक के क्या उपयोग हो सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए 2 पॉइंट तक लगभग, कि पहला पॉइंट आप कह सकते हैं टेलीग्राफ जो होता है या कह सकते हैं टेलीफोन जो होता है, इन सभी यंत्रों में आपका चुंबक का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा रेडियो होता है, कभी आपके पास कोई पुराना रेडियो खराब हो जाए तो उसके अंदर आपका निकलता है चुंबक। लाउड स्पीकर जो होता है उसमें आप देखेंगे तो आपका चुंबक होता है। तो विद्युत घंटी होती है उसमें आपका इसी प्रकार यूज होता है। तो बहुत से अलग अलग चीजों में आपका चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो उपयोग में यही सारी चीजें आप लिख सकते हैं। मिनिमम आपको 2 से 4 याद जरूर होने चाहिए, जब क्योंकि पेपर में अचानक से आ जाता है चुंबक के उपयोग लिखिए। अब आपने देखी तो चुंबक बहुत बार है, फिर याद नहीं आता है पेपर में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रुधिर। इसको समझते हैं क्या है ये। देखिए, रुधिर के टाइप की सबसे पहले बात करते हैं तो दो मुख्यतः भागों में बांटा गया है। एक होता है रुधिर कणिकाएं। ये जो चार्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इस चार्ट को अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिएगा, क्योंकि रुधिर से भी संबंधित एक ना एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है हर बार। और दूसरा रुधिर के अंतर्गत आपका होगा प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा, ये दो आपका जो है वो होता है, जिसमें जो प्लाज्मा है इसका रुधिर का लगभग कितने परसेंट होता है, इस टाइप से प्रश्न है तो आप कहेंगे लगभग 55% जो है रुधिर का लगभग जो है ये होता है। रुधिर का लगभग 55% जो है ये होता है। अब रुधिर कणिकाएं जो है आपकी कितनी टाइप की होती है, तो 3 टाइप की होती हैं। पहली आपकी होती है जिसे हम कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, और इंग्लिश में कहते हैं RBC। आर से रेड, बी से ब्लड, सी से सेल्स। रेड जो है इसको हिंदी में कहते हैं लाल, ब्लड को कहते हैं रुधिर और कणिकाओं को कहते हैं सेल्स। तो RBC हो गया आपकी पहली। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है आपका WBC। WBC में जो W है इसे कहते हैं व्हाइट, B से ब्लड, C से सेल्स, और हिंदी में इसे श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं। तो ये आपका हो गया दूसरी। तीसरी आपकी होती है रुधिर प्लेटलेट्स। तो ये 3 आपको नाम ध्यान रखने हैं, रुधिर प्लेटलेट्स। ये हो गए आपके रुधिर कणिकाओं के प्रकार। अब एक एक के बारे में इनमें भी जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं RBC की। इनके जीवन काल से संबंधित सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि RBC का जीवन काल जो है वो कितना होता है। तो आप क्या कहेंगे कि RBC का जो जीवन काल होता है वो आपका 20 से 120 दिन तक होता है। अब ये 120 दिन मैक्सिमम आपका 127 दिन तक भी जो है वो दाल सकता है, क्योंकि कई पुस्तकों में 127 दिन लिखा रहता है और बहुत सी पुस्तकों में 120 दिन लिखा रहता है। दोनों चीजें मैंने बता दी, दोनों में से आप कोई भी लिखेंगे दोनों ही सही माना जाएगा, पर 120 दिन अधिकतर पुस्तकों में ही देखने को मिलता है। तो 20 से 120 दिन ये एक एवरेज के तौर पर ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी विशेषता के तौर पर आप RBC में कहेंगे कि इसमें जो केंद्रक होता है वो नहीं होता है, केंद्रक विहीन होता है आपका RBC। ये एक एक पॉइंट आपको रटने हैं कि केंद्रक इसमें नहीं होता। रटने के आप बार बार सुनेंगे, मैंने पहले ही कहा है कि वीडियो को आप एक से अधिक बार देखिए, चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी स्वतः। आपको कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है, कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। RBC में हो गया क्या, केंद्रक विहीन। फिर दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि अस्थि मज्जा में जो है ये बनती है, अस्थि मज्जा में जो है ये बनती हैं। और एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा क्या, कि भ्रूण में जो है ये RBC जो है, ऊपर मैं और एक एरो करके लिख देता हूं कि RBC जो है वो भ्रूण में ये आपकी यकृत और प्लीहा में बनती है। कहां बनती हैं, यकृत और प्लीहा में। RBC को मैं फिर से रिपीट करता हूं
कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो 20 से 120 दिन या मैक्सिमम 127 दिन जो है वो होता है। दूसरी चीज आप कहेंगे कि ये केंद्रक विहीन होते हैं, यानी कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। बनती कहाँ पर है? तो ये अस्थि मज्जा में बनती है, परंतु यदि बात की जाए भ्रूण में तो ये यकृत और प्लीहा में बनती है। अच्छा, रक्त से ही संबंधित मैंने पिछले वाले वीडियो में उसका पीएच मान पूछा था, तो 7.4 होता है। सभी ने लगभग बिल्कुल सही बताया था। 7.4 जो है वो पीएच वैल्यू होती है किसकी? रक्त की। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपके मन में ये भी आ सकता है कि जो यकृत है उसके संदर्भ में आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। रुधिर या आरबीसी के बाद में मैं कर रहा हूं कि जो यकृत है, आरबीसी की जो मृत्यु है वो यकृत में होती है, और यकृत को आरबीसी का कब्र भी कहा जाता है। कहीं कहीं प्लीहा भी लिखा रहता है, पर जो अधिकतर बुक है उसमें यही चीज मानी जाती है। अच्छा, आरबीसी में जो है आपका हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन जो है इसमें भी एक लौह युक्त रंजक होता है, उसका नाम क्या होता है? हीम होता है। जैसे यहाँ पर जगह नहीं है, मैं कहाँ पर लिखूं? ये जो चीजें मैंने लिख दी हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रब कर देते हैं, क्योंकि आपने समझ ली ही हैं सारी चीजें। तो यहाँ पर एरो बना के मैं लिख देता हूँ कि आरबीसी, मैंने क्या बोला कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसी में हीमोग्लोबिन में लौह युक्त रंजक पाया जाता है जिसका नाम होता है हीम। जो ये हीम होता है इसी के कारण हमारा जो रक्त है वो लाल रंग का होता है। ये चीज आपने समझी कि हीम जो रंजक होता है इसी के कारण हमारा जो रक्त का रंग है, ब्लड कलर होता है, वो लाल रंग का होता है। और हीम जो होता है इसी में विद्यमान एक लौह युक्त यौगिक होता है जिसे हम जानते हैं हिमैटिन के नाम से। बस इतना सा आप ध्यान रखिएगा, और इस आरबीसी से कुछ नहीं पूछा जाता है। अच्छा, कार्य, हाँ मैंने शायद नहीं बताया, कार्य मैं आपको और बता देता हूं। आरबीसी का कार्य क्या होता है? तो आप ये ध्यान रखिएगा, आरबीसी का कार्य शरीर की जो सभी कोशिकाएं होती हैं उसमें ऑक्सीजन पहुंचाने और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का कार्य जो है वो करती है आपकी आरबीसी। अब सारी चीजें आपकी आरबीसी से रिलेटेड हो गई। अब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। देखिए, डब्ल्यूबीसी की अगर बात करें तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर केंद्रक को लेकर बताया था, तो यह हुआ आरबीसी में केंद्रक विहीन होता है, केंद्रक नहीं होता है। बट डब्ल्यूबीसी जो है इसमें आपका केंद्रक जो है वो होता है। पहली चीज आप ध्यान रखेंगे कि इसमें केंद्रक होता है। दूसरी चीज आप यहाँ पर ये रखेंगे कि इसमें कोई वर्णक नहीं होता है, इसलिए ये जो है वो रंगहीन होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्णक नहीं होता है, जैसे कि अभी हमने बात की आरबीसी में होता है जिसके कारण लाल रंग पाया जाता है। तो वो चीज ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी में कोई वर्णक नहीं होता है, यानी कि रंगहीन होती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि डब्ल्यूबीसी में जो है ये बनती कहाँ है? डब्ल्यूबीसी तो आपकी प्लीहा में जो है वो बनती है। जैसे कि आपकी जो आरबीसी थी वो अस्थि मज्जा में बनती थी, पर जो डब्ल्यूबीसी होती है वो प्लीहा में जो है वो बनती है। अगर आपसे अंतर भी पूछ लिया जाए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लगभग लगभग 5 अंतर आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो गया डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब जैसे हमने बात की थी आरबीसी के जीवन काल की, वैसे अगर डब्ल्यूबीसी के जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल 1 से 4 दिन का मात्र होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन तक का होता है। और तीसरा जो आपका है रुधिर प्लेटलेट्स, इसकी अगर बात करें तो रुधिर का जो स्कंदन होता है वो इस रुधिर प्लेटलेट्स जो है इसके जरिए होता है। किसी प्रकार का कोई घाव लग गया, चोट लग गया, तो जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनसे खून का बहाव होने लगता है, तो उसको रोकने का कार्य जो है ये रुधिर प्लेटलेट्स जो है वो करती हैं। जैसे आप देखते हैं कहीं पर भी आपको चोट लगता है तो धीरे धीरे वहां पर क्या होता है, एक जो ब्लड होता है वो सूखने लगता है, एक लेयर जमने लगती है। तो वो जमाव जो होता है वो किसका जमाव होता है? वो फाइब्रिन का जमाव होता है। उसे हम क्या कहते हैं? फाइब्रिन का जमाव होता है। और रुधिर प्लेटलेट्स जो है ध्यान रखिएगा रुधिर का स्कंदन का कार्य करता है। रुधिर का स्कंदन क्या होता है? घाव लगा हुआ रक्त वाहिनी से खून का बहाव जो है उसका रुकना। तो ये आपका पूरा रक्त से संबंधित था। अब हमने रुधिर कणिकाओं की बात की और उसके बारे में सारी चीजें देखी।
प्लाज्मा जो है उसमें संबंधित आपका उतना ही है, ज्यादा उसमें कुछ खास नहीं है, पर रुधिर के कार्य आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको आरबीसी का कार्य बता दिया, सारी चीजें मैं रब कर रहा हूँ, रुधिर के कार्य अलग से आप देख लीजिए, क्योंकि अगर रुधिर से संबंधित कुछ भी पूछा जाए, चाहे आपसे आरबीसी पूछे, चाहे डब्ल्यूबीसी पूछे, चाहे रुधिर प्लेटलेट्स पूछे, आप वहां पर रुधिर के कार्य से जो भी प्रश्न पूछा गया उसके थोड़ा सा जो प्रश्न की लेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। तो आप, मैं मेन मेन केवल पॉइंट बता रहा हूं, वो यहाँ पर आप याद रखिएगा। रुधिर के कार्य में सबसे पहला है, जो रोग है उनसे बचाव का कार्य जो है वो करता है। दूसरा आप महत्वपूर्ण काम ध्यान रखिए कि जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं उनके परिवहन का कार्य जो है ये करता है। पदार्थों का परिवहन जो है इसका कार्य करता है, जैसे मैंने अभी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में आरबीसी में बताया भी। तीसरा अगर बात करते हैं तो ताप नियंत्रण जो है इसका कार्य जो है करता है। और एक और याद रखिएगा, चौथा, लगभग चार तो आपको याद ही होने चाहिए, कि थक्का जमाना, जैसे मैंने अभी बताया था रुधिर प्लेटलेट्स के संबंध में, तो वहां पर भी आपका जो है ये कार्य के रूप में कार्य आ जाएगा। जमाना या जमना भी आप कह सकते हैं, थक्का जमना। ये हो गए आपके रुधिर के कार्य। रुधिर के कार्य के बाद हम बात करते हैं रुधिर वर्ग की। ब्लड ग्रुप जानते हैं आप अलग अलग होते हैं, तो वही आपका है अब नेक्स्ट टॉपिक, रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग से सबसे पहला प्रश्न आता है कि इसकी खोज किसने की, तो लैंड स्टीनर जो थे उन्होंने इसकी खोज जो है वो की थी। किसने की थी, लैंड स्टीनर ने जो है वो खोज की थी। और कब की थी, तो लगभग सन 1900 ईस्वी के करीब की थी, और इन्हें 1930 ईस्वी में जो है इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी जो है वो मिला था। और एक प्रश्न वन लाइनर में आपको देखने को मिलता है कि मनुष्य में जो रक्त होता है उसमें भिन्नता, रक्त में जो भिन्नता है ये जो है आरबीसी जो मैंने बात की थी उसमें पाए जाने वाले किस प्रोटीन के कारण होती है, तो आप कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन के कारण जो है वो होती है। ये सब वैसे जो प्रश्न मैं आपको ग्लाइकोप्रोटीन से संबंधित जैसे टाइप के बता रहा हूं, ये आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके वहां पर कोर्स में ज्यादा है, पर यहां पर भी आपका रुधिर वर्ग है तो पता आपको वहां पर भी होना चाहिए, पता आपको यहाँ भी होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, मनुष्यों में रक्त जो है उसमें भिन्नता आरबीसी में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन के कारण होता है। अब बात करते हैं कि शुद्ध रुधिर कहाँ पर बहता है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है शुद्ध रुधिर के संबंध में, तो आप कहेंगे कि शुद्ध रुधिर रुधिर जो है वो आपका किडनी यानी कि वृक्क जो है उसमें बहता है। अब बात करते हैं इनके वर्ग की, तो रुधिर वर्ग आप जानते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ओ, और एक होता है आपका ए बी। इस प्रकार से आपके चार टाइप आपको रुधिर वर्ग के देखने को मिलते हैं। यहां से बहुविकल्पी में जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो पूछा गया है इस ओ से और इस ए बी से। क्या पूछा गया है कि सर्वदाता जो है रक्त समूह हम किसे कहते हैं, और सर्वग्राही जो है हम किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि सर्वदाता ओ को कहते हैं और सर्वग्राही ए बी को कहते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, सर्वदाता और सर्वग्राही। और रक्त से संबंधित मैंने आपका वो बता दिया था कि इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है, परंतु एक चीज और ध्यान रखिएगा कि रक्त आपसे पूछा जाए अम्लीय विलयन है या फिर क्षारीय, तो आपका रक्त जो है वो क्षारीय विलयन जो है वो होता है। और आपका एंटीबॉडी और एंटीजन के संबंध में आपका एक चार्ट भी आपके कोर्स में देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि जो एंटीजन होते हैं, जैसे मैं आपको ए रक्त समूह की बात करूं तो उसमें ए एंटीजन होता है, बी की बात करूं तो बी एंटीजन, ए बी की बात करूं तो इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होता है, ओ की बात करूं तो उसमें कोई एंटीजन नहीं होता। तो ऐसे एंटीजन और एंटीबॉडी के संबंध में एक चार्ट आता है, उसको आप चाहें तो अलग से सर्च करके देख सकते हैं। एंटीबॉडी में अगर बात करें तो रुधिर ए में आपका सिर्फ ए एंटीबॉडी होता है, बी में सिर्फ बी होता है, ए बी में आपका कोई नहीं होता है, ओ में ए और बी दोनों होता है। तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट के तौर पर एंटीजन और एंटीबॉडी का चार्ट आपका बनता है। पर पेपर में आपके नहीं पूछा गया इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं शामिल किया। मैंने आपको एक बता दिया वर्बली कि अगर आपको पढ़ना है तो एंटीजन एंटीबॉडी सर्च करके आप अलग से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि आपका है रक्तदाब या रक्तचाप आप कह सकते हैं, या ब्लड प्रेशर जो है उसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो रक्तदाब की अगर बात करें तो सबसे पहले
आपके कोर्स में दिए रखा है कि सबसे पहले जो है किसने नापा था और किसमें, तो हेल्स नाम के, स्टीफन हेल्स पूरा नाम था, स्टीफन हेल्स, इन्होंने सबसे पहले रक्तचाप घोड़े जो है उसमें जो है वो, या घोड़ों में जो है वो मापा था। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि रक्तचाप मापी जो यंत्र होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो स्फेग्नोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर कई जीके टाइप जो पेपर होते हैं जिसमें जीके पूछी जाती है वहां पर बहुत पूछा जाता है ये आपका रक्तचाप मापने का यंत्र। अब देखते हैं इस टाइप से आपका एक डॉक्टर के पास यूं रखा रहता है जिसमें पारा होता है और उसके पास ये एक फुफ्फुस टाइप की होती है, उसे वो पुश करता है तो धीरे धीरे पारा ऊपर उठता है, तो वही आपकी होती है रक्त दाब मापी। अब ये आजकल डिजिटल भी आ गया है जिसमें आपका क्या होता है, हाथ में आपके पट्टा लगाया जाता है और जो मीटर में है इस टाइप से होता है उसमें आपको शो कर देता है आपकी रीडिंग। और नॉर्मल अगर बात करें ब्लड प्रेशर की कितना होता है, तो 120/80 mmHg इसकी वो होती है यूनिट, उसमें आप दर्शाते हैं 120/80। तो ये आपका नॉर्मल जो है रक्तदाब होता है। और जो यहाँ पर दो आप भाग देख पा रहे हैं, एक होता है आपका सिस्टोलिक रक्तचाप का और एक होता है डायस्टोलिक, तो ये दोनों को ही आपका जो है ये दर्शाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा होता है, तो ये जो 120 वाला आप देख पा रहे हैं इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक, लिख भी देता हूं मैं क्योंकि इससे ही संबंधित है आपका। और जो 80 वाला आप देख पा रहे हैं ये आपका जो है वो डायस्टोलिक होता है। तो बस इसमें इतना ही है। अब करते हैं नेक्स्ट आपका है एड्स से संबंधित कि एड्स का अंतरराष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, तो आपका दे रखा है कोर्स में लाल फीता होता है, इस टाइप से आप क्रॉस जो होता है उसके संदर्भ में जो है वो देखते भी हैं, लाल फीता इस टाइप से आपका क्रॉस टाइप से होता है, आपने देखा भी होगा। फिर एक प्रश्न आपसे एड्स जो है इसकी फुल फॉर्म के संबंध में पूछा जा सकता है, एचआईवी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, और जो एड्स है इसके लिए कौन सा परीक्षण होता है ये पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म की अगर बात करें तो एक्वा ए से आपका एक्वायर्ड होता है, आई से इम्यूनो होता है, डी से डिफिशियंसी होता है, एस से सिंड्रोम होता है। एचआईवी की बात करें तो एच से आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, वी से वायरस होता है, तो ये दोनों की फुल फॉर्म हो गई। फिर कौन सा परीक्षण होता है, तो यहाँ पर एलिसा परीक्षण होता है, ये जो है वो ध्यान रखिएगा। ये भी एक चीज पूछी जा सकती है आपसे कि जो एड्स आपका रोग है ये हमारे शरीर पर किस तंत्र पर या जो शरीर का कौन सा भाग है उस पर जो है ये हमला करता है इसका वायरस, तो प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे हम कहते हैं उसको कमजोर बना देता है। और प्रतिरक्षा प्रणाली आपकी संबंधित होती है डब्ल्यूबीसी, तो आप कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी पर जो है वो हमला करता है। अभी हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ा था, वहां पर ये एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा कि प्रतिरक्षा के रूप में डब्ल्यूबीसी का कार्य, अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले कि व्हाइट ब्लड सेल्स या जो श्वेत रुधिर कणिकाएं इनका क्या कार्य होता है, तो प्रतिरक्षा प्रणाली के रूप में या रोगों से रक्षा के रूप में ये वर्क करती हैं, ये इसका कार्य भी हो जाएगा। तो जो एड्स का वायरस होता है वो इसी प्रतिरक्षा प्रणाली पर जो है वो हमला करता है। फिर बात करते हैं हेपेटाइटिस रोग। हेपेटाइटिस रोग की अगर बात करें तो इसी को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आपका पीलिया, जैसे कि आपका ज्वाइंटिस, तो ये सब इसी के ही नाम है। पीलिया, ज्वाइंटिस, ये सब हेपेटाइटिस रोग के ही टाइप है, ये टाइप नहीं कह सकते, इसी के नाम है। और इसी को यानी कि हेपेटाइटिस जो रोग है इसको लीवर का रोग भी कहा जाता है। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है प्रश्न जैसे हेपेटाइटिस रोग के संबंध में कि ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो आप क्या कहेंगे, लीवर को प्रभावित करता है। और हिंदी में लीवर को आप यकृत कहते हैं, जिगर कहते हैं, कलेजा कहते हैं, तो वो ही आपका होता है लीवर, उसी को जो है ये प्रभावित करता है। अच्छा, लीवर का क्या कार्य होता है अगर आपके मन में आ रहा हो तो वो भी मैं बता देता हूँ। लीवर का कार्य होता है जैसे विभिन्न प्रकार के चय चय जो होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का कार्य करता है। या सादा सिंपल सी भाषा में ध्यान रखिए एक दो कार्य के रूप में, तो जैसे प्रोटीन है इसका संश्लेषण का कार्य करता है, पाचन जो है उसके लिए विभिन्न प्रकार के या आवश्यक जो जैव रासायनिक तत्व होते हैं उनको बनाने का कार्य करता है। तो ये सभी लीवर के कार्य हैं। वापस से लौटते हैं, हेपेटाइटिस की हम बात कर रहे हैं। हेपेटाइटिस रोग की अगर बात करें तो इसके भी टाइप जो है वो होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका हेपेटाइटिस ए,
HEPATITIS। हेपेटाइटिस ए होता है, शॉर्ट में आपका है, बी होता है, और साथ ही साथ आपका सी भी होता है, साथ ही साथ आपका डी भी होता है, और साथ ही साथ आपका ई भी होता है। तो हेपेटाइटिस टोटल ABCDE इस टाइप से अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं, परंतु इसमें सबसे खतरनाक कौन सा होता है, तो हेपेटाइटिस बी जो है आपका सबसे खतरनाक जो है वो होता है। फिर आपसे अगर पूछा जाए हेपेटाइटिस रोग के क्या लक्षण होते हैं, तो आप कहेंगे कि इसमें आंखें, मूत्र और जो शरीर है वो पीला हो जाता है। नाम ही मैंने स्टार्टिंग में बताया पीलिया है, तो पीलिया में रोग में ऐसा ही होता है। हेपेटाइटिस बी की मैंने बताया कि सबसे अधिक खतरनाक होता है, तो हेपेटाइटिस बी होता आपका किससे है, इस चीज को भी समझिए। तो संक्रमित सुई से होता है, या फिर जो टैटू गुदवाए जाते हैं शरीर पर उससे होता है, या फिर पुराना जो रेजर होता है, ब्लेड होता है, उससे होता है, या फिर शारीरिक संबंध से होता है, या फिर माँ से बच्चे को होता है। तो ये सभी आपके हेपेटाइटिस बी के होने के रीजंस में जो है वो आ जाएंगे। इसके अलावा अगर रोग की ही बात हो रही है तो कुछ और अन्य रोग भी हैं, जैसे कि आपका एनीमिया होता है। और एनीमिया किससे होता है, तो आप कहेंगे खून की कमी से आपका जो है वो रोग होता है, एनीमिया। इसी प्रकार अगर बात करते हैं आपका ल्यूकीमिया, आपका इसी से मिलता जुलता होता है, तो वो आप क्या कहेंगे कि रक्त बनाने वाले जो ऊतक होते हैं उनका कैंसर के रूप में से जाना जाता है। और इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो संक्रमण से लड़ने की जो शरीर की क्षमता होती है वो धीरे 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 उसमें रुकावट आने लगती है, कमी आने लगती है। तो ये आपका ल्यूकीमिया रोग जो है वो होता है। इसी को रक्त का कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ कोर्स में आपके थे। वैसे तो देखिए बहुत से रोग हैं, हैजा, पीलिया, बहुत से रोग हैं, पर कोर्स में जो थे मैंने वो दो अलग से ये बता दिए। आप बाकी एक्स्ट्रा जितना आप चाहें पढ़ना वो अलग से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हम धारावाही परिनालिका। क्या होता है धारावाही परिनालिका, सबसे पहले इसको समझिए। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको यदि आपको कहीं पर उत्पन्न करना है, तो उसके लिए ये जो सेटअप होता है वो बनाया जाता है धारावाही परिनालिका, जो मैं यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपका इस टाइप से एक कोई पाइप टाइप का हो गया, और इस पाइप जो है इसके चारों ओर इस टाइप से आपका तार जो है वो लिपटा हुआ है। तो ये जो तार है, ये जो आपका लिपटा हुआ है, ये तांबे का विद्युत रोधी तार है। तांबे का विद्युत रोधी तार। बाकी इसमें आप पूरा कनेक्शन लगाएंगे इस प्रकार से, नीचे की ओर सेल होगा यहाँ पर, और इसी से ही आपके आगे जाके इधर साइड से भी आप लाएंगे इसे, जहाँ पर धारा नियंत्रक लगाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट धारावाही परिनालिका सर्च करके इसका चित्र देख सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर सारी चीजें लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपकी कुंजी आ जाएगी। अच्छा, कुंजी किस लिए होती है? कुंजी होती है जैसे कि आपको धारा प्रवाहित हो रही है, रोकना है, तो कुंजी आप निकाल देंगे तो धारा बहना रुक जाएगी। ये सारी चीजें जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री सारी इंटर लेवल पर पढ़ी होंगी, सारी चीजें उसने देखी भी अवश्य होंगी। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपने नहीं पढ़ा तो आप सीख नहीं सकते, सीख आप सारी चीजें सकते हैं। बस आपके मन में हौसला होना चाहिए किसी भी चीज को सीखने का। ये आपका एक किसी चीज से डोरा जो है आपका ये बंधा हुआ है, और वहां से इस टाइप से ये आपका लटका हुआ है। इसको आप लिख भी सकते हैं आधार डोरा, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। और ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया क्या है इस टाइप से। ये जो आपका गोल टाइप का है इसको हम परिनालिका कहेंगे। ये सारी चीजें हो गई। और लास्ट में ये आप जरूर समझ लीजिए कि परिनालिका हम कहेंगे किसको, तो कहेंगे कि स्प्रिंग जो होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं पूरा बना हुआ है, स्प्रिंग की भांति बनाए गए जो तार होता है उसकी संरचना को हम परिनालिका कहते हैं। तो अब होता क्या है इसमें, जैसे धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो
निर्मित हो जाता है। सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पूरा जहाँ पर जो सारी चीज़ें की जा रही हैं वो मेन चुंबकीय क्षेत्र के लिए की जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है और ये जो तार होते हैं वो किसी भी आपका अचुंबकीय पदार्थ हो, मतलब उसमें चुंबकत्व का गुण ना हो, जैसे कोई प्लास्टिक का हो गया तो ये जैसे आप जिस पर लिपटा हुआ है कोई एक प्लास्टिक का, इस टाइप से मैंने बोला बेलन टाइप का ले लीजिए, इसी के बेलनाकार आधार पर इस टाइप से लपेटते हैं जिसके अंदर कोई अचुंबकीय क्रोड होता है जैसे हवा, या फिर चुंबकीय क्रोड जैसे लोहा हो सकता है। फिर परिनालिकाएं जरूरी क्यों हैं? तो आप कहेंगे वो इसलिए जरूरी हैं क्योंकि उन इनकी सहायता से नियंत्रित जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका निर्माण किया जा सकता है और जो विद्युत चुंबक है उनकी तरह इसका यूज भी किया जा सकता है। तो मेन इसका क्या रोल है चुंबकीय क्षेत्र में। एक चीज और होती है चुंबकीय जब क्षेत्र, इसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो ये जो आपने पूरा सेटअप बनाया ये किस दिशा में ठहरता है, तो इसकी जो दिशा होती है वो उत्तर दक्षिण दिशा होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, यदि आपको याद होगा, कि गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक के सिरे सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में जो है, यही तो चीज मैंने लिखी है, उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर हो जाते हैं। बस यही चीज मैंने बोला कि यहाँ पर जो चुंबकत्व के गुण की बात की जा रही है, इसमें जो आधार से लटकाया गया परिनालिका को, इसकी भी अगर दिशा आपसे पूछी जाए तो आपकी वही हो जाएगी उत्तर दक्षिण दिशा, क्योंकि यहाँ पर भी तो चुंबकत्व आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, तो चुंबकत्व के जो गुण वहां हमने बताए तो वो यहाँ भी हो जाएंगे। तो ये पूरा चित्र है, आएगा तो आपको चित्र सहित बताकर समझाना होगा। अच्छा, ये भी आपके मन में आ सकता है कि परिनालिका का उपयोग हम एक नॉर्मल लाइफ में कहाँ पर देखते हैं, तो गाड़ियों को स्टार्ट करने वाली परिनालिका आपकी होती है, और कह सकते हैं आप जो पिन बॉल मशीन होती है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उन सब में परिनालिका का यूज किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे नॉर्मल से यूज है, रफ करते हैं इसको। बात करते हैं अब हमारा नेक्स्ट ओम का नियम। बस यही आपका ओम का नियम रह गया, और इसके बाद हम एक रिएक्शन भी बताएंगे कि रिएक्शन पर बेस्ड भी आपके कोर्स में है, तो वो अगर पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। और वीडियो शेयर भी अन्य लोगों के साथ कर दीजिए जितने भी छात्र जो हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर देंगे, क्योंकि आपको स्वयं दिखाई दे रहा होगा मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एक चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इतना सब कुछ देखने के बाद सभी के अच्छे नंबर आ जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आपको नहीं करनी, उससे दुगनी मेहनत आप जब आप करेंगे तब आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर बैठ कर देखेंगे केवल चीजों को तो नहीं आएगा। बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। बात करते हैं ओम के नियम की। क्या कहेंगे हम ओम के नियम को, कि यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं जो है वो नियत रखी जाए, ये ओम का नियम होता है, एज इट इज लाइन होती है कि यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो कोई प्रतिरोध या किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो यहां से इंपॉर्टेंट है कि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर या उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर को हम जानते हैं V के नाम से। क्या हम कह रहे हैं? विभवांतर। उत्पन्न विभवांतर जो है ये उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो समानुपाती के लिए मैंने क्या कहा, सामने ही वो चीज आएगी। व्युत्क्रमानुपाती के लिए नीचे आती है, तो यहाँ पर आपका आई आएगा। और पहली लाइन मैंने क्या कही कि यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच, तो प्रतिरोध के लिए हमने बताया आर होता है, तो आर यहाँ पर लिख लीजिए, V बराबर आई आर आपका यही सूत्र होता है किसका? ओम के नियम का। यहाँ पर जो आई है वो क्या है? वो है आपका विद्युत धारा, और जो आर है वो तो हमने कितने क्वेश्चन ही किए थे, आर से आपका होता है प्रतिरोध, जिसे हम रेजिस्टेंस इंग्लिश में कहते हैं। तो ये आपका सूत्र होता है। डायरेक्ट इस पर बेस्ड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपको दो चीजें दे दी जाएंगी, तीसरी पूछ ली जाएगी। हो सकता है विद्युत धारा दे दे, प्रतिरोध दे दे, और कहा है कि विभवांतर निकालिए, तो विभवांतर के लिए आप ओम का नियम लगाएंगे। और यही चीज यदि यहाँ पर कुछ और भी पूछेगा, जैसे आई पूछा गया, तो आप आर को वी के बट्टे में लेंगे, तो इससे तीन टाइप की चीजें आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, चाहे विभवांतर, चाहे विद्युत धारा, चाहे प्रतिरोध। तो ये समझ लिया आपने। अब बात करते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से आती हैं, आपको बैलेंस करना आना चाहिए कि क्या होता है जब सोडियम की जल के साथ क्रिया होती है, और आपको बताना होगा कि क्या जो है ये बनेगा।
इसी प्रकार क्या होता है जब मैग्नीशियम की जल के साथ क्रिया होती है, और आपको बताना होगा क्या जो है ये बनेगा। इस तरीके से क्या बनता है, जहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो तो आपकी बनेगी ही हर हाल में, तो Na यहाँ पर लिखिए, Mg है तो आपका Mg हर हाल में बनेगा, परंतु ये देखना जरूरी है कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, O और H है, और O और H से यहाँ पर आपका क्या बन सकता है, यानी जो नेक्स्ट वाला यहाँ पर बन रहा है तो OH यहाँ पर रखेंगे तो NaOH बनेगा। तो NaOH हम कहते हैं किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। तो क्या आप कहेंगे कि क्या होता है जब सोडियम की जल के साथ क्रिया होती है, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनता है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही केवल नहीं बनेगा, बल्कि साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी जो है वो मुक्त होगी। अब हाइड्रोजन गैस मुक्त के लिए आप लिख दीजिए +H2। अब आपने ऐसे लिख तो दिया, पर ये सोचिए क्या ये रिएक्शन सही है, आप कहेंगे इसके लिए हमें चेक करना होगा दोनों साइड के सभी वैल्यू बराबर है। यहाँ पर एक Na है और सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी एक Na है, बिल्कुल सही है। इधर H2O में 2 H2 हैं, पर उधर देखिए तो एक H2 इधर दे रखा और एक H यहाँ पर भी है, तो 3 H लिखे हुए हैं, जहां से आप कहेंगे कि आपकी रिएक्शन गलत है। अब आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Na से 2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए और 2 NaOH के पूरे से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहाँ पर Na बराबर हो गया, साथ ही साथ H2 को अब आप गिनिए तो यहाँ पर H2 2 है और यहाँ पर 2 हैं ऑलरेडी और यहाँ पर 4, यानी 2 और मिलाकर टोटल 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं और यहाँ पर 2 ही है, तो अभी भी आपका इनकम्प्लीट है, तो आप यहाँ पर भी 2 गुणा कर दीजिए। अब देखिए तो यहाँ पर इस 2 से 2 को अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये जो H लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड सब में है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 2 और 2 4, आपके 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही है 4 हाइड्रोजन, और इधर भी आप देखिए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और मल्टीप्लाइड में 2 सब में है, तो 2 गुणे 2 4 हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो यहाँ पर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन को भी देख लीजिए, 2 को अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर दे रखे हैं और इधर साइड देखिए तो 2 को अंदर करेंगे 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर भी, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से अब आपकी ये रिएक्शन बिल्कुल सही है। तो आपको क्या जरूरी है कि दोनों ही साइड आपका जो भी वैल्यू दे रखी है वो बराबर भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपसे लिखा गया है कि क्या होता है सोडियम की जल के साथ क्रिया करती, तो आपने Na लिखा, H2O लिखा और डायरेक्ट रिएक्शन करा के बाकी जो कुछ बचा वो सब उड़ा दिया, तो ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो उसके लिए आप हाइड्रोजन गैस का H2 लिख रहे हैं, तो दोनों साइड में वो फिर रिएक्शन आपको बैलेंस करके भी दिखानी होगी। दूसरे को देख लीजिए, Mg और H2O से अगर क्रिया होती है तो यहाँ पर Mg इसके जो OH नहीं होता है, Mg हाइड्रोक्साइड नहीं होता, यहाँ पर बनता है MgO, यानी क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब ये सारी चीजें कैसे कब क्या बनती है, इसमें तो बहुत सारी डिटेल चीजें हैं, पर मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बनता है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर बन रहा है तो बचा आपका क्या, बचा आपका H2, तो H2 यहाँ पर जो है वो मुक्त हो जाता है, या कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो हाइड्रोजन इस तरफ 2 है, उधर भी 2 है, Mg एक है, इधर भी Mg एक है, इधर भी एक O है, इधर भी एक O है, तो यहाँ पर कोई भी 2 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस है। इस टाइप की चीज आप कर लेंगे। अच्छा, मैंने रोग में बताए थे पर एक रोग मेरा छूट गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो रोग था थैलेसीमिया। इसको भी समझ लीजिए, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया रोग आपका अगर बात करें तो ये आपका जो बच्चे होते हैं उनको माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रोग होता है, यानी ये आनुवांशिक संबंधी रोग है, इस टाइप से भी आप कह सकते हैं। और मेन इस रोग में क्या होता है, तो इस रोग के होने पर जो शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें गड़बड़ी आ जाती है। हीमोग्लोबिन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो है वो गड़बड़ी आ जाती है, जिसके कारण रक्त क्षीणता के लक्षण धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। पहचान की बात करें तो 3 माह की आयु के बाद ही जो है इसकी पहचान की जा सकती है। और इसमें जो व्यक्ति पीड़ित होता है
उसमें आप देखेंगे तो बच्चे के शरीर में रक्त की धीरे-धीरे कमी होने लगती है और एक ऐसी स्टेज आती है कि भारी कमी जो है वो होने लगती है, जिससे बार-बार क्या करना पड़ता है, उसे बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। तो ये होता है आपका थैलेसीमिया रोग। अगर टाइप की बात करें तो इसके 2 टाइप होते हैं, एक मेजर थैलेसीमिया, एक माइनर। अब उसमें भी आपके बहुत चीज़ें डिटेल में, पर मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। लक्षण की बात करें तो सूखता चेहरा या लगातार बीमार रहना या फिर वजन ना बढ़ना और इसी तरीके के कई लक्षण जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, आपका एड्स जो रोग है उसके संबंध में आपसे 2019 में इसके लक्षण पूछे गए थे कि कैसे आप इसकी पहचान करेंगे, तो वो भी आप समझ लीजिए कुछ पॉइंट, जैसे कि थकान होना या फिर अच्छा महसूस ना होना या फिर पसीना आना या फिर बुखार या फिर भूख लगना या फिर रात में पसीना आना, इस टाइप के जो सभी लक्षण होते हैं वो सभी आपको पूरे शरीर में देखने को मिलते हैं। और पेट और आंत संबंधी अगर बात करें तो उल्टी आना या दस्त आना, इस टाइप की चीजें आपको पेट संबंधी या आंत संबंधी रोग में देखने को मिलते हैं। और कुछ सामान्य लक्षण जैसे कि बुखार, गले में खराश, थकान, फ्लू के लक्षण, ये आपको आम तौर पर सभी में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आपके पूछे गए थे 2019 में, वो ध्यान रखिएगा। और 2019 के ही पेपर में आपका एक प्रश्न पूछा गया था, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। एक लाइन में है, इसको भी समझ लेते हैं और टॉपिक आपका खत्म समाप्त करते हैं। और एक प्रश्न हम आपसे भी अभी जो है वो पूछेंगे। ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव ये होता है कि जब कोई भी चालक तार होता है उसमें अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो प्रवाहित करने पर जो तार होता है वो आपका गर्म हो जाता है, इसी को हम कहते हैं धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आपने देखा भी होगा कि बहुत से तार होते हैं जो ज्यादा देर तक चलते रहते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। अधिकतर ये चीज आपको ब्लोवर जो होते हैं उनमें देखने को मिलता है कि उसका तार भी थोड़ा सा हीट करने लगता है। तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है। या आपने कहीं भी देखा हो कि किसी भी चीज को आप यूज करते हैं तार लगा करके, उसका तार भी थोड़ा गर्म हो जाता है। तो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार भी गर्म हो जाता है। वही होता है आपका धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और बाकी प्राथमिक उपचार से संबंधित आप सभी जानते हैं कि कोई भी चोट लगती है या कोई रोग होता है तो सबसे पहले जो आपकी सहायता प्रदान की जाती है या जो उपचार किया जाता है आप कह सकते हैं, उसे हम प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड के नाम से जानते हैं। आपके जस्ट जो अभी हाल ही में हुआ तो पेपर उसमें भी पूछा गया था और अधिकतर पूछ लिया था फर्स्ट एड। पर ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं अलग से आपको नहीं बताता हूँ, एक नॉर्मल तौर पर ही मैंने यहाँ पर बता दिया कि किसी को भी चोट लगी तो उसमें इतने उस समय साधन, कम से कम इतनी व्यवस्था हो जाए कि जिसको भी चोट लगी है व्यक्ति को उसका इतना इलाज हो जाए कि समय पर उसे डॉक्टर के पास ले जाया जा सके, या इलाज जब तक वो करा सके तब तक के समय में कम से कम उसे जो है वो नुकसान हो, तो उसके लिए हम प्राथमिक उपचार देते हैं, फर्स्ट एड की सुविधा होती है। तो सभी चीजें हमारी समाप्त हुई। अब हम पूछते हैं एक प्रश्न आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न पूछने से पहले, वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके ही वीडियो से जाएंगे। इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड करी, आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। ये जो आप साइंस का वीडियो देख रहे हैं ये टाइमिंग है सुबह के 11 बजे। इस समय जो चल रही है आपकी टाइमिंग सुबह के 11 बजे की चल रही है और शाम के 8 बजे की चल रही है, जिसमें आपके जो शाम के 8 बजे है उसमें आपके सब्जेक्ट मैथ चल रहे हैं और एक दिन अभी आपकी इंग्लिश की क्लास भी हो चुकी है। अब जो ये साइंस का खत्म हो जाएगा इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट शुरू होगा, तो सोशल साइंस एसएसटी जो है इसी सुबह 11 बजे के समय जो है वो शुरू होगा। तो सभी चीजें मैंने अपडेट कर दी, कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब वो पूछते हैं प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में एक ना एक हम प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न आपका ये है कि खाने का सोडा जो है इसका सूत्र जो है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन है, चलिए ए लिख देते हैं, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। पहला नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम मेटा
फास्फेट, तीसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जो आप सभी को ऑप्शन ए, बी, सी या डी टाइप करके बताना है। कोई जरूरी नहीं है आपको पूरा टाइप करना है। यदि आप टाइप करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। कई बार क्या होता है, बार बार चीजों को टाइप करने से, लिखने से चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाती हैं, रट जाती हैं। तो बताइएगा, खाने का सोडा जो है, यदि आपको सूत्र पता है, केवल नाम नहीं सूत्र भी पता है, तो वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि सूत्र भी पूछा जाता है और ये भी नाम भी पूछा जाता है। खाने का सोडा हो गया, धावन सोडा हो गया, इन सब चीजों के बारे में मैंने इसीलिए नहीं बताया ताकि एक प्रश्न के तौर पर मैं आपको दूं। आप खुद से सर्च कीजिए इन चीजों को और वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी हमारा जो विज्ञान विषय है, पिछले 2 वीडियो और आज के वीडियो मिलाकर टोटल 3 वीडियो में पूरा हमने कंप्लीट कोर्स कर दिया है। यदि आप इन 3 वीडियो को देख के जाएंगे तो कहीं भी किसी भी हाल में आपके 25 में 20 नंबर से कम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पिछले 5 सालों में पूछी गई और यहाँ ना बताई हो। आपके कोर्स में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने यहाँ पर ना बताई हो। सभी चीजें भले हल्का टच कराया हो, पर बताया सब कुछ है इन 3 वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं यदि आपने नहीं देखे हो तो जरूर पेपर से पहले देख लीजिएगा और अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।